प्रोएक्टिवनेस इन डिजाइन। ओके, प्रोएक्टिवनेस क्या है? हम लोग कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने के टाइम में बार बार ये पॉइंट को हम लोग बताया कि दो टाइप एक्शन होता है, एक है प्रोएक्टिव और एक है रिएक्टिव। अगर एक प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद आप रिएक्ट कर रहे हो वो प्रॉब्लम के लिए, तो आप इसको कहते हैं रिएक्टिव एक्शन। जैसे मानिए कि अचानक आपने देखा फाइनल इंस्पेक्शन के टाइम में कुछ रिजेक्शन हो गया, तो उसमें आप रिएक्ट कर रहे हो कि इसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे, इसको कैसे हम रिवर्क करेंगे, ताकि हम लोग जो डिस्पैच डिलीवरी शेड्यूल है उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और एक है प्रोएक्टिवनेस, मतलब पहले से ही प्लान करते हैं इन एंटीसिपेशन ऑफ द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम अगर ना हो तो उसके लिए क्या क्या काम किया जाता है। उसके बारे में हम लोग बोला कि जैसे डिजाइन डिपार्टमेंट में फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस बहुत अच्छा टूल है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस बहुत अच्छा टूल है। ऐसे ही क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इज ए वेरी गुड प्रोएक्टिव टूल फॉर नॉट ओनली प्रोडक्ट डिजाइन, ऑल्सो फॉर प्रोसेस डिजाइन। इसीलिए ये टॉपिक हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोएक्टिवनेस इन डिजाइन क्या है? पहले हम लोग जानते हैं वही डेफिनेशन जो मैं लीन में डिस्कस किया था कि वैल्यू एडेड क्या है। वैल्यू एडेड एक्टिविटी, वैल्यू एडेड टाइम, इसका एक ही डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है कि एनी एक्टिविटी दैट इंक्रीजेस द मार्केट फॉर्म और फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड द कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर इट। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप ज्यादा पेंट करो प्रोडक्ट को, लेकिन कस्टमर अगर पूछेंगे मैं इसके लिए क्यों पैसा बढ़ाऊं, आई डिड नॉट आस्क फॉर इट, दैट्स नॉट वैल्यू एडिशन। अगर आप बोल रहे हो कि देखिए पहले ये प्रोडक्ट आपका जो फंक्शन में के लिए आप ये प्रोडक्ट ला रहे हो उसमें इसका योगदान ऐसे बढ़ेगा, मे बी कस्टमर विल बी convinced and then he may be willing to pay. If he is willing to pay, you can call it a value addition. तो वो नॉर्मली अगर मार्केटेबल फॉर्म और फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है, यू कैन कॉल दैट वैल्यू एडिशन। बाकी सारे आप कह सकते हो दैट इज नॉन वैल्यू एडिशन। तो हम लोग जब डिजाइन का बात करते हैं तो डिजाइन में ये वैल्यू एडिशन कई बारे में हम लोग बात करते हैं, वो प्रोडक्ट डिजाइन हो या तो प्रोसेस डिजाइन हो। ये ग्राफ बहुत पुराना ग्राफ है, बहुत ही पुराना ग्राफ है। मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोएक्टिव डिजाइन का शुरुआती तौर पे ये मैं दिखाता था इसको। फिर भी आज ये अभी भी एप्लीकेबल है ज्यादातर कई सारे कंपनी के लिए। ये नॉर्मली पहली बार ये दिखाया गया था एक जापानीज कंपनी और यूएस कंपनी का कंपैरिजन के लिए। आप ये यूएस कंपनी की जगह में आप बोल सकते हो कि इंडियन ट्रेडिशनल कंपनी, नॉट इंडियन वर्ल्ड क्लास कंपनी, इंडियन ट्रेडिशनल कंपनी, क्योंकि इंडिया में कई सारे बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है। आप में से भी कुछ कंपनी ऐसे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या है। ये जो राइट साइड का लाइन आप देख रहे हो ये है जॉब नंबर 1 व्हिच इज गोइंग टू कस्टमर आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये लाइन वो है, जॉब नंबर 1 रिलीज होके कस्टमर के पास जा रहा है। और ये ग्राफ जो देख रहे हो ये है जापानीज कंपनी का, एक जापानीज वर्ल्ड क्लास कंपनी का एक टिपिकल ग्राफ, और ये मान के चलिए एक ट्रेडिशनल इंडियन कंपनी का ग्राफ। इसका मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस में ये दिखा रहा है नंबर ऑफ इंजीनियरिंग चेंजेस, प्रोडक्ट चेंजेस दैट हैड हैपेंड एंड टेकन केयर ऑफ। मतलब कितने प्रोडक्ट रिलेटेड इंजीनियरिंग चेंजेस आपने किया है बिफोर द प्रोडक्ट रिलीज और आफ्टर द प्रोडक्ट रिलीज। तो आप देखोगे इधर जापानीज कंपनी में ये ऑटोमोबाइल केस में काफी एप्लीकेबल है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ये साइकिल जो है, टाइम साइकिल, ये कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो आप देखो इधर जापानीज कंपनी में करीबन 20 महीना 2 साल पहले नंबर ऑफ इंजीनियरिंग चेंजेस बढ़ने लगता है। मतलब उन लोग जो पहला डिजाइन लाते हैं उसमें काफी चेंजेस कर लेते हैं 2 साल, प्रोडक्ट रिलीज का 2 साल पहले, फिर वो कम होने लगता है और फिर
प्रोडक्ट टेस्टिंग जो अल्फा टेस्ट बीटा टेस्ट होता है उस टाइम में फिर और एक बार छोटा सा हाइक होता है, और देखिए ये चेंजेस लगभग 0 हो जाता है एट द टाइम जॉब 1 इज गेटिंग रिलीज टू द कस्टमर। यही ग्राफ एक ट्रेडिशनल इंडियन कंपनी में जाके पहले तो बहुत ही कम चेंज होता है, धीरे 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 लोग जितना मतलब डी डेट नजदीक आता है उतना ही लोगों का अवेयरनेस बढ़ जाता है, और बढ़ते 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 टॉप मोस्ट होता है जॉब रिलीज का जस्ट 1-2 महीना पहले, और उसके बाद कम होने लगता है। अभी सोचिए प्रोडक्ट रिलीज हो गया तब भी इंजीनियरिंग चेंज चल रहा है, और चलने के बाद कस्टमर्स कॉस्ट ये नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज अ वेरी अनहेल्दी साइन, और कस्टमर का ब्रांड वैल्यू बिल्कुल खराब हो जाता है। दिस इज नॉट प्रोएक्टिवनेस। डॉटेड लाइन, ये जो फॉर्म लाइन आप देख रहे हो दैट यू कैन कॉल टू बी प्रोएक्टिवनेस। और इसके लिए डिजाइन में वो दोनों ही प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस डिजाइन के लिए आपको प्रोएक्टिव डिजाइन टेक्निक जानना है, और उसके लिए क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या है? इसमें 3 वर्ड है, QFD। क्वालिटी, जिसका ओरिजिनल जापानीज वर्ड हिनशित्सु, फंक्शन काइनो, डिप्लॉयमेंट टेनकाई। जैसे मैंने आपको पहले एक बार बोला था, क्वालिटी का जो अर्थ है, हिनशित्सु का जो अर्थ है जापान में, उसका मतलब होता है क्वालिटी, फीचर, एट्रीब्यूट्स, रिक्वायरमेंट्स। काइनो का मतलब फंक्शन, मैकेनाइजेशन। डिप्लॉयमेंट का मतलब टेनकाई का मतलब डिप्लॉयमेंट, डिफ्यूजन, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट। तो इसका मतलब यह है कि आप कैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है उसको कैप्चर करोगे, स्टेटेड इंप्लाइड नीड को समझ सकोगे कैसे प्रोएक्टिवली, और वो जो रिक्वायरमेंट है उसका जो फंक्शंस हैं, वो फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रिक्वायरमेंट को अगर मीट करना है तो मीट करने के लिए जो फंक्शन आप करोगे, दैट इज प्रोडक्ट रिलेटेड डिजाइन फंक्शन, प्रोसेस रिलेटेड प्रोसेस फंक्शन, और कंट्रोल रिलेटेड जो फंक्शन है, ये सब फंक्शन आप कैसे डिप्लॉय करोगे इन ऑर्डर टू अचीव द हिनशित्सु। ये 4 मेथोडोलॉजी से होता है जो मैं आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो अगर आप ये चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट के अंदर ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का चार्ट शॉर्ट में दिया हुआ है, जिसमें प्लानिंग स्टेज है, उसके बाद R&D है। R&D इज डिफरेंट फ्रॉम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। R&D जहां पर टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया जाता है, राइट, एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट इज नथिंग बट इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करने के बाद आप जब प्रोडक्ट का डिजाइन करते हो, पार्ट का डिजाइन करते हो और प्रोटोटाइप प्रोडक्शन वगैरह करते हो, ये सब इसके अंदर आता है। और उसके बाद प्रोडक्शन, फिर सेल्स, यूज के बाद फिर फीडबैक आ जाता है प्लानिंग स्टेज में। पूरा जो लूप जो है 360 डिग्री लूप वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो साइकिल है, इसका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो प्लानिंग स्टेज में ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करते हैं हम लोग, डिमांड, एनवायरनमेंट, उल्टा होगा यूज कंडीशन जानते हैं कस्टमर का, जो हमने ऑपरेशनल प्लानिंग मैट्रिक्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले। एनवायरनमेंट उसका हिस्सा है, डिमांड क्या है, मार्केट का डिमांड क्या है, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसका एक प्रोजेक्शन देते हैं। जो कंपनी प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर लाते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान के अगेंस्ट में उसको इवेल्युएट करते हैं, फिर इसको फाइनल करते हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे क्या। वंस मैनेजमेंट गिव्स द अप्रूवल, देन इट गोज टू टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। हम लोग क्या एक थर्ड पार्टी के साथ हम लोग टाई अप करेंगे, क्या कुछ इंजीनियरिंग असिस्टेंस लेंगे, टेक्नोलॉजी असिस्टेंस लेंगे, या हम कोलैबोरेट करेंगे। ये सारे जो डिसीजंस है वो इस स्टेज में लिया जाता है। फिर प्रोग्राम प्लान के हिसाब से हम लोग टेस्ट प्लान बनाते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे मानिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज द टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड अगेंस्ट
the UV in RO system, right? तो जैसे मानिए कि क्रोकोडाइल का जो ब्रांड का जो मॉस्किटो जो बांध करके हम लोग मॉस्किटो को रिपेल करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग एक केमिकल एलिथ्रिन बेस्ड हम लोग जिसको यूज करते हैं फॉर रिपेलिंग मॉस्किटो, दैट इज टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। इसमें हम लोग असेसमेंट करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर हम लोग डिजाइन में एलोकेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, और डिजाइन होने के बाद टेस्ट करते हैं, प्रोडक्शन में जाते हैं, मतलब प्रोटोटाइप प्रोडक्शन, फिर FMEA FTA वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं, डिजाइन रिव्यू करते हैं, और इधर डिजाइन वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद हम प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल, स्क्रीनिंग, फेल्योर एनालिसिस, ठीक है, ये सब हम लोग इंटरनली करते हैं। सेल्स में जाके हम लोग क्लेम हैंडलिंग करते हैं बिफोर सर्विस सेल्स में, फिर यूसेज कंडीशन में हम लोग आफ्टर सर्विस देते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फेल्योर डेटा वगैरह एनालाइज करते हैं, कस्टमर का फीडबैक, फील्ड से फीडबैक देते हैं, फिर हम लोग प्लानिंग स्टेज में देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या नहीं। इसके अगेंस्ट में और एक S-कर्व चालू हो जाता है फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, कभी कभी इसके आधार पे हम लोग डिसीजन भी लेते हैं, क्या हम लोग प्रोडक्ट को ऑब्सोलेट कर दें, क्या हम लोग नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें। मैं आपको और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरत है, रोबस्टनेस क्या है, क्योंकि ये रोबस्टनेस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन स्टेज में ही हम कर सकते हैं, इसीलिए ये रोबस्टनेस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो ये डिजाइन रोबस्टनेस या तो प्रोडक्ट रोबस्टनेस का कॉन्सेप्ट डॉक्टर गेनिची टागुची का है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसका Y एक्सिस में है प्लास्टिसिटी, X एक्सिस में है रूम टेम्परेचर। मैं क्यों बोल रहा हूं इसको, जस्ट एग्जांपल के हिसाब से रोबस्टनेस क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए। मानिए कि दो कंपनी A1 A2 बबल गम या तो कैरामेल मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। कैरामेल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इट बाउंसेस बैक, राइट, इसका एक प्लास्टिसिटी है। तो हम लोग Y एक्सिस में प्लास्टिसिटी दिखाते हैं और X एक्सिस में रूम टेम्परेचर। आप देखिए अभी क्लोजली कार्ड A1 कार्ड A2, आप देखोगे कार्ड A1 में और कार्ड A2 में अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इलास्टिसिटी कार्ड A1 में काफी ज्यादा चेंज होता है, लेकिन कार्ड A2 में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उतना ज्यादा इलास्टिसिटी बढ़ता नहीं है। यानी कि आप अगर एक कैरामेल लिया है और उसको च्यूइंग कर रहे हो, उसका इलास्टिसिटी आप जहां पर स्नो है उधर भी आप यूज करो, या तो आप अफ्रीका में बहुत गर्मी जगह में भी यूज करो, आपका इलास्टिसिटी में प्लास्टिसिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपका जो प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है वो लगभग सेम रहेगा। सो इफ द प्लास्टिसिटी is controlled around the central value, which product will be more accepted by the customer, A1 or A2? A2, क्योंकि A1 प्रोडक्ट ठंड जब होगा, सेम A1 प्रोडक्ट will be very hard, very hard, it will be difficult to chew, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि you will not be able to chew. तो A2 is a better product. तो what is the definition of robustness? With the operating condition changing, the performance of the product should not change much, and that can be done at the design stage. This is called design robustness, product robustness. मैं आपको और एक कंसेप्ट देके ये टॉपिक को क्लोज करना चाहूंगा। ये टॉपिक है हाउ टू रियली कम अप विथ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस या तो स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बताता है कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कितना लिमिट के अंदर। सेल्समैन को बताता है कि वो कस्टमर को क्या सेल करेगा, उसका लिमिट्स क्या है। स्पेसिफिकेशन हमें बताता है हम लोग
कौन सी लिमिट के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस होगा वो सेटिस्फैक्टरी होगा। तो वेयर डू आई ड्रॉ द लाइन? इसके लिए काफी सारे आपको जानकारी पहले प्राप्त होना चाहिए। वो है कि कस्टमर का लॉस डायमेंशन के चेंज के साथ साथ कैसे होता है, कितना होता है। मानिए कि मैं एक्स एक्सिस में हार्डनेस को प्लॉट करता हूं, मतलब मानिए कि ये मेरा टारगेट वैल्यू है, एस इज माई टारगेट वैल्यू। आप देखोगे कि जितना मैं टारगेट वैल्यू से राइट जा रहा हूं, लेफ्ट जा रहा हूं, कस्टमर का लॉस उतना ही बढ़ रहा है। यू रिमेंबर माई सोनी टीवी मेड इन जापान, सोनी टीवी मेड इन यूएसए का एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट फ्राइडे को दिखाया था। अब इधर देखोगे कि आप अगर स्पेसिफिकेशन लिमिट इधर ड्रॉ करते हो, इधर ड्रॉ करते हो, तो आपका जो लॉस टू कस्टमर है ये बहुत ही सीमित रहता है इतना में। लेकिन अगर आप आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट डॉटेड लाइन पे डालो तो आपका जो लॉस है, वो कस्टमर का जो लॉस है वो इतना बढ़ रहा है। मतलब जिन बेचारे को प्रोडक्ट ये एरिया में मिल गया उनका लॉस बहुत ज्यादा है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। वो नॉट ओनली दैट ही विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट, ही विल आल्सो नेगेटिवली promote the product outside. So it is a very important point at the design stage to know where do I draw the specification limits. ये जो पॉइंट्स है मैंने अभी तक डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट विल कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिवनेस इन डिजाइन। सर प्रोडक्ट रोबस्टनेस और कमर्शियल कैसा बैलेंस करेंगे? पहले तो प्रोडक्ट रोबस्टनेस आपको समझना होगा कि आपने मेरा ऑपरेशनल प्लानिंग मैट्रिक्स को आपको याद है? हाँ, ये ना सर। हाँ, तो ऑपरेशनल प्लानिंग मैट्रिक्स में मैंने ये कहा था कि आपका प्रोडक्ट जो ऑपरेटिंग कंडीशन में ऑपरेट करेगा उनमें से जो आपका प्रोडक्ट का क्रिटिकल जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है उसको पहले आप समझिए। और वो परफॉर्मेंस पैरामीटर के ऊपर एनवायरमेंट कंडीशन या तो यूसेज कंडीशन का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कौन कौन सी एनवायरमेंट कंडीशन का, यूसेज कंडीशन के इंपैक्ट क्रिटिकल पैरामीटर के ऊपर आने वाला है, वो पहले आप समझिए। समझने के बाद आप हर एक पैरामीटर के लिए ऑपरेशनल प्लानिंग मैट्रिक्स को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप देखिए कि आज के दिन में आपका कौन सी एनवायरमेंट कंडीशन या तो यूसेज कंडीशन में परेशानी होगा अगर वो एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। एक्सट्रीम लेकिन अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं कि अवॉइडेबल ज्यादातर अब्यूज में आता है, तो लेकिन वो अगर अनअवॉइडेबल है और वो एक्सट्रीम कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो दैट इज ए बैड, यू विल बी अर्निंग, योर प्रोडक्ट विल बी अर्निंग ए बैड नेम इन द फील्ड। तो आपको इकोनॉमिकली उसको मैनेज करने के लिए आपको ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी, डिजाइन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। And that is where the design kaizens will be of great help actually. If you understand कि this is the stress condition where you are having a problem, तो मैं उसको de-stressing कैसे करूं, ठीक है? और de-stressing डिपेंड करता है डिजाइन कंसिडरेशन में कौन सी स्ट्रेस को हम लोग न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, and that is nothing but product robustness. Simply speaking, product robustness is your ability of your product to be able to perform the same way even if the environmental condition is worsening, right? तो इसको हम लोग बात करेंगे। अभी ऑपरेशनल प्लानिंग मैट्रिक्स में मैंने इसके बारे में बात किया, बट QFD does not talk about how to do the design. या तो operational planning matrix also does not say how do you technically solve the problem. That is a technical solution will come from the design through technology only. लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निक के बारे में। टेक्निक हेल्प्स, लाइक फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, ये सब टेक्निक है। इट डज नॉट टेल यू हाउ टू डिजाइन। तो डिजाइनिंग विल चेंज। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मेकिंग ए डिजाइन इन ए से इलेक्ट्रॉनिक वेफर यू आर डिजाइनिंग, और यू आर कमिंग आउट विद एरोनॉटिकल पार्ट डिजाइन, तो और ऑटोमोबाइल पार्ट डिजाइन, तो ये बात बिल्कुल अलग होगा, लेकिन टेक्निक विल रिमेन सेम। Okay.